कई साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। एक वक्त था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि उत्तर प्रदेश में कोई फिल्म फेस्टिवल भी हो सकता है। हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहती ये सब बातें। एक बार मैंने बड़ी कोशिश की थी, जब मैं नया नया फिल्म इंडस्ट्री में आया था तो हर किसी को लगता है चलो अपने प्रदेश में चल के कुछ करते हैं। तो मैंने बड़ी कोशिश की थी कि किसी तरह से यहाँ पे एक फिल्म फेस्टिवल हो जाए, और हालांकि तब वो फिल्म बंधु वगैरह बन चुका था, लेकिन लोगों ने कहा अरे देखने कौन आएगा, सुनने कौन आएगा भाई। और आज ये बड़े गर्व की बात है और एक बहुत अच्छी बात है कि आज एक ऐसा माहौल बना है, आज इस तरह की एक स्थिति उत्पन्न हुई है जहाँ पे फिल्म फेस्टिवल मेरे ख्याल से काशी में भी होने लगा है, लखनऊ में भी होता है शायद, और एक आध जगह होता हो। मैं तो चाहता हूँ और भी जगह हो, आगरा मथुरा में भी होना चाहिए। और लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि जो आप लोगों ने इसकी थीम चुनी, जो आपने रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, धर्म और अध्यात्म, इन दो चीज़ों को जोड़ा है, मेरे ख्याल से ये एक बड़ी अच्छी सी बात है। और मैं बताता हूँ क्यों। आप जिस देश के पास भी जो चीज़ होती है, जो उनकी मुख्य विचारधारा होती है, जिसके ऊपर उस राष्ट्र की नींव टिकी होती है, अक्सर मैंने देखा है वो उन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। पहली बात तो मेयर साहब आपको बताना चाहूँगा कि जो फिल्म फेस्टिवल्स की प्रथा है वो शुरू ही इस दो कारणों से हुई थी। एक तो एक शहर में टूरिज्म का प्रसार करने के लिए, इसीलिए आप देखिए विश्व के जितने फेमस फिल्म फेस्टिवल्स हैं वो ऐसी जगहों पे होते हैं जो टूरिज्म में इग्नोर्ड जगह थी, वहाँ पे किया। और जैसे कैन में होता है, वेनिस में होता है, सनडांस होता है, बहुत सारी जगह हैं, तो उन जगहों में लोग आते हैं। दूसरा, फिल्म फेस्टिवल्स में वो दुर्लभ फिल्में दिखाई जाती हैं जो अक्सर थिएटर में जिनको रिलीज़ करने में काफ़ी दिक्कत जाती है, या जो लीक से हटके होती हैं, अलग तरह की होती है। लेकिन हर जगह पे उसके हिसाब से जो उनकी जो मूल सोच है, जो धारा है, वो फिल्में दिखाई जाती हैं। मैं भी कई बार ये सोचता था कि भारत को विश्व में, माफ़ करिएगा लेकिन यहाँ थोड़ा खड़ा होना असंभव सा हो रहा है, एसी थोड़ा कुछ कर सकते हैं, यानी या तो मुझे एक जैकेट दिला दीजिए कहीं से, या मैं गर्म बातें करूँ थोड़ी सी पर बच्चों के साथ संभव नहीं है। पर एनीवे, तो मुझे आश्चर्य इस बात का था कि जब दर्शन की बात आती है विश्व में, हिंदू दर्शन से ज़्यादा गंभीर, वैज्ञानिक, प्रोग्रेसिव और इतना अद्भुत दर्शन, हिंदू दर्शन की बात कर रहा हूं मैं, विश्व के जितने भी दर्शन है, फिलॉसफीज हैं, उसमें सबसे अधिक गहराई और साइंस के जो सबसे करीब है वो हिंदू ही दर्शन है। उसके ऊपर से हमारा अध्यात्म, आज पूरे विश्व में आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी कोने में चले जाइए, जिस तरह से कैपिटलिज्म की बात होती है, पूंजीवाद की, सबसे पहले अमेरिका की बात होती है, एफिशिएंसी की बात होती है जब तो जापान की बात होती है, मास मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है तो चीन की बात होती है, कम्युनिज्म की बात चलती है सबसे पहले आपके दिमाग में रशिया का नाम आता है। इसी तरह से अध्यात्म की जब बात चलती है विश्व में, आप किसी भी कोने में चले जाइए, सबसे पहले भारत का नाम आता है। और अफसोस की बात यह है और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि हम लोगों ने सिनेमा के 100 साल के इतिहास में डाकुओं पे तमाम फिल्में बनाई हैं, स्मगलर्स पे तमाम फिल्में बनाई हैं, हम लोगों ने अंडरवर्ल्ड पे, माफिया पे, तरह तरह के विषयों पे, फूहड़ कॉमेडीज, हर तरह की फिल्में बनाई हैं। एक्चुअली कुछ तो जॉनरा ऐसे हैं जो दुनिया में और कहीं अवेलेबल ही नहीं है, सिर्फ भारत में ही उनका इजाद हुआ है। जैसे माइंडलेस कॉमेडी, ये शब्द आपको विश्व में कहीं और सुनने को नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं मिलेगा। मुस्लिम सोशल ड्रामा, आज लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन जब सेकुलरिज्म इतना झंडा तान के नहीं चलता था, उस वक्त में भारत एकमात्र देश है, बहुत सारे लोग, बड़े सारे राष्ट्र मुस्लिमों के बड़े हितैषी बनते हैं और हम पे उंगली उठाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं,
मुस्लिम सोशल सिर्फ हिंदुस्तान में बना है, विश्व की और किसी कंट्री में नहीं बना है। हिंदुस्तान ही मात्र एक ऐसा राष्ट्र है जहां पे एक अद्भुत भाषा जो भारत में ही ईजाद हुई, जो भारतीय भाषा है, जिसको मुस्लिम लोग हक से कहते हैं हमारी भाषा है उर्दू। और कहीं अमेरिका, यूरोप, कहीं पे माइनॉरिटीज के लिए कोई भाषा नहीं बनी आज तक। इस उदार विचार वाले राष्ट्र में हर विषय पे बनी हैं फिल्में, अद्भुत। लेकिन जो हमारी पहचान है, जो हमारी नींव है, अगर आप भारत में से धर्म और अध्यात्म ये दो चीजें निकाल दें तो एक बहुत बड़ा खोखलापन सा हो जाएगा। हमारी जो पूरी आधारशिला ही गिर जाएगी। और उस विषय पे आप देखिए हमारे यहां फिल्में ही नहीं है। भारत एकमात्र ऐसी सभ्यता है विश्व की, एकमात्र 5000 साल के मनुष्य के इतिहास में एकमात्र ऐसी भूमि है जहां पे 4 पीसफुल रिलीजन्स का इजाद हुआ। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, ये 4 धर्म हमारे यहां से निकले। ये एकमात्र ऐसा राष्ट्र है दुनिया में जहां पे धर्म की जो परिभाषा है, हिंदू धर्म, जिसको मैं जानता हूं, जो मैं हूं, उसके बारे में हक से बोल सकता हूं। बाकियों के बारे में बोलो तो आजकल लोग बड़े सेंसिटिव हो गए, एक सेकंड में लोग खफा हो जाते हैं। लेकिन मैं जो चीज़ मेरी है वो तो मैं हक के साथ बोल सकता हूं। यही एकमात्र ऐसा धर्म निकला पूरे विश्व में जहां पे कोई एक किताब नहीं पढ़नी, जहां पे किसी एक ईश्वर को नहीं मानना, एक ही घर में 4 बेटे होंगे, 2 बेटियां होंगी, चारों अलग अलग भगवान को माने। एक बेटा का भगवान होता ही नहीं है, बेटियां भगवान को ही नहीं माने, वो आकाश को, पेड़ को, पत्तों को, जानवरों को माने। मेरी नानी गंगा जाती थी तो जितने रास्ते में पत्थर होते थे उन पर टीका लगाते चली जाती थी। हम कहते हैं नानी पागल हो गई, ये पत्थर है। कहती है कण कण में भगवान है। अब माने ना माने, आपको जैसा रहना है वैसा रहे, कुर्ता पजामा पहने ना पहने, साड़ी पहननी है, पैंट, आप कुछ भी सोचें, कुछ भी करें तो भी आप हिंदू ही रह जाते हैं। तो एक ऐसा घड़ा जिसको आप, यानी एक ऐसा मैथमेटिक्स का फॉर्मूला कि आप उसमें से कुछ भी निकाल लो, कुछ भी जोड़ दो, कुछ भी घटा दो, वो तब भी इन्फिनिटी ही रहता है, अनंत रहता है, निरंतर रहता है, सनातन रहता है। उसके बावजूद फिल्मों में इन विषयों पे कभी फिल्में ही नहीं बनी। आज आपको एवोल्यूशन ऑफ क्रिश्चियनिटी पे, एवोल्यूशन ऑफ इस्लाम पे, एवोल्यूशन ऑफ जुडाइज्म पे आप जाइए तो डॉक्यूमेंट्रीज की डॉक्यूमेंट्रीज भरी हैं, फिल्मों की फिल्में भरी हैं, सीरीज के ऊपर सीरीज भरी हुई हैं। आप नेटफ्लिक्स में ही देख लीजिए, आपको रोमन एम्पायर पे, आपको तमाम जितने एम्पायर्स हैं दुनिया के, ऑटोमन एम्पायर पे, आपको इराकी एम्पायर पे, तरह तरह इजिप्शियन एम्पायर पे आपको फिल्म आफ्टर फिल्म्स मिल जाएंगी। पर आज आपको मौर्य एम्पायर के ऊपर कुछ देखना हो आपको नहीं मिलेगा, गुप्ता एम्पायर पे देखना हो नहीं मिलेगा। रामायण पे कम से कम 1000 फिल्में बननी चाहिए थी, एक बनी, उसने भी नाक कटवा दी। महाभारत पे भारत में फिल्में ही नहीं है। आज बुद्ध के ऊपर कोई फिल्म नहीं, रामकृष्ण परमहंस पे नहीं, महर्षि रमन्ना पे नहीं, हमारे जो महान तुलसीदास के ऊपर नहीं, कबीर के ऊपर नहीं, किसी के। और जो बनी भी वो एक वक्त था, कालखंड था जब दूरदर्शन ने स्पॉन्सर किया था कबीर अबीर को, सीरियल बन गए थे, पर उसको भी बैलेंस किया जाता था। तुलसी पे तो नहीं बनाया उनने, कबीर पे बनाया, गालिब पे बनाया, तुलसी पे नहीं बनाया, सूरदास पे नहीं बनाया, मीराबाई पे नहीं बनाया। इतने हमारे यहाँ आवाज़ें हैं, इतनी कहानियाँ हैं, लाखों करोड़ों कहानियाँ तो अगर आप हिंदुस्तान के घरों में चले जाएं सुनने को मिल जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई बोरिंग है। आज आप जो एवटार देखते हैं, जो हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, उसमें जो आप सुपर हीरोज देखते हैं, ये सारी कल्पनाएं आखिर आई कहां से हैं? हमारी अगर आप सिर्फ जो कथाएं हैं सिर्फ उन्हीं को उठा के लोग बनाए तो विश्व का हम बहुत बड़ा एक मार्केट अपने कब्जे में कर सकते हैं। फिल्में सिर्फ राजनीति का विषय नहीं हो सकती, और फिल्में कला है, इसमें तो राजनीति को घुसना ही नहीं चाहिए। मुझे एक बात का और भी दुख है आजकल कि आप राजनीति फिल्मों पे हावी होने लगी है, और इससे किसका नुकसान होगा?
कोई कहे कि फिल्मों का नुकसान होगा, ये गलत बात है। इससे आपका नुकसान होने वाला है, जो बच्चे बैठे इनका नुकसान होने वाला है। आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या हो रहा है आपके आसपास। जब कश्मीर फाइल्स बनी तो मैंने एक तय किया था, निश्चय ये किया कई साल पहले, सबसे पहले तो बॉलीवुड जाते ही साथ आपका दिमाग भ्रष्ट हो जाता है। आपको यह समझा दिया जाता है किन किन विषयों पे फिल्में नहीं बनानी है। मैंने भी उसे भोगा कुछ साल, फिर मैंने अपने दिमाग में वहां से एक त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन कर दिया, और मैंने कहा मैं वो फिल्में बनाऊंगा जो सबसे पहले माइथोलॉजी पे जो हमारी है उस पर बनाने वाले तमाम लोग हैं जो बना सकते हैं, लेकिन कुछ विषय ऐसे जिनको मैं अच्छे से समझता हूं। तो मैंने ये कहा कि जिन जिन भारत की मेन, पहले तो आपको अपना इतिहास पता होना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता आपके पिताजी कौन, माताजी कौन, उनके पिता कौन, उनके माता, मैंने आते ही साथ क्या बोला, उत्तर प्रदेश में हमारी जड़ें, हम शाहजहांपुर के यहाँ हैं, कानपुर है, मुझे कुछ तो पता है अपने बारे में, तो उत्तर प्रदेश में खड़े होकर गर्व तो महसूस करता हूं। आपको भी तो मुझसे मिलकर अपनापन लगता है जब मैंने बताया मैं यहीं का हूं। लेकिन अगर समझिए मैं कटा फटा हूं, मुझे यही नहीं पता मैं कहां से हूं, मुझे यही नहीं पता कि मेरे पीछे क्या हुआ है। आज सबसे बड़ी मैं आपको एक बात बताता हूं, यंग बच्चे, मैं आप लोग को एक बात बताता हूं, आपको स्कूल में कोई नहीं बताएगा, कॉलेज में भी कोई नहीं बताएगा। वो ये है कि लगभग 5000 वर्ष का मानव का एवोल्यूशन, मॉडर्न एवोल्यूशन का इतिहास माना जाता है, जहां पे भाषा, कुछ रॉक पेंटिंग्स, कुछ इस तरह की बातें जहां पे मनुष्य ने अपने आप को व्यक्त करना चालू किया, अपने को अभिव्यक्ति जिसको बोलते हैं। इन 5000 साल के मानव के इतिहास में कोई और ऐसी आपको सभ्यता नहीं, ऐसी कोई भी सभ्यता नहीं मिलेगी जो कि, पहली बात तो आज भी चल रही है। जितनी सभ्यताएं थी उनका विनाश हो चुका है, चाहे वो रोमन सभ्यता हो, ग्रीक सभ्यता हो, इजिप्शियन हो, मंगोल सभ्यता हो, सब खत्म हो चुकी है, सिर्फ हम बचे हुए हैं। और आधे से अधिक सभ्यताएं इसलिए खत्म हुई क्योंकि उनके ऊपर कॉलोनियल लोगों ने हमला किया और उनको हरा दिया। हमारी एकमात्र ऐसी सभ्यता या राष्ट्र बोलिए आप, या समाज बोलिए, जिसके ऊपर 1000 वर्ष तक बाहर के लोगों ने आके अपना आतंक फैलाया, हमारे बहुत बड़े हिस्सों पे राज किया, चाहे वो शुरू के इस्लामिक इन्वेडर्स हो या बाद के मुगल इन्वेडर्स हो, चाहे कॉलोनियल इन्वेडर्स हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे डच हो, किसी ना किसी ने हमारे राष्ट्र के एक बहुत बड़े हिस्से को अपना गुलाम बनाया। 1000 साल अलग अलग फेथ, अलग अलग धर्मों की गुलामी करने के बावजूद हम मरे नहीं, हम जिंदा रहे। और आज हम विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाला राष्ट्र है। एक अपनी पहचान को फिर से पुनर्जीवित करने की प्रयास में जुटी हुई एक नई सभ्यता, सबसे विश्व की प्राचीन सभ्यता है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि पहले मुगल शासन में, उसके बाद ब्रिटिश क्रिश्चियन शासन में, और उसके बाद कम्युनिस्टों के बहुत बड़े प्रभाव और प्रकोप के कारण भारत के इतिहास से जुड़ी कई सारी चीजों को दबा दिया गया, छुपा दिया गया। मैंने तय किया कि उन विषयों पे मैं पहले फिल्में बनाऊंगा, और मैंने एक श्रृंखला 3-4 फिल्मों की अनाउंस की, जिसमें हमने सबसे पहले बनाई बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, जो थी किस तरह यूनिवर्सिटी में नक्सल लोग अपनी फैकल्टी के द्वारा यंग स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं भारत की स्टेट के अगेंस्ट एक युद्ध लड़ने में। जब वो फिल्म बनी 2010 में, 11 में, सबने बोला अरे ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है। पर 2015-16 आते आते आपने देखा कि बड़े बड़े प्रोफेसर साई बाबा और भी तमाम इतिहासकार, बुद्धिजीवी, मीडिया के लोग, और आपने जेएनयू में देखा किस तरह से एक लंबा 2016 फरवरी मार्च का एक पीरियड था, आपने देखा कुछ लोग तो अभी जेल में भी हैं अभी तक 4-5 साल बाद भी। तो उसको हमने एक्सपोज किया। उसके बाद एक लाल बहादुर शास्त्री का मसला दबाया गया भारत में बहुत, अभी तक
पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ, उसके पीछे की राजनीति क्या थी, उसके ऊपर हमने एक फिल्म बनाई था ताशकंद फाइल्स। उसका भी विरोध हुआ, लेकिन विरोध अपनी चरम सीमा पर पहुंचा जब हमने कश्मीर फाइल्स बनाई। कई लोग जान के पीछे पड़ गए, अभी भी यानी फतवे तो अभी वहीं के वहीं हैं और एक खतरा मंडराता ही रहता है। आप ये देखिए कितने अफसोस की बात है कि भारत में भारतीय विषयों पे अगर आप फिल्म बनाएं तो सबसे पहले आपकी जान के ऊपर खतरा आ जाता है, आप पे फतवे इशू कर दिए जाते हैं। अब मैं एक फिल्म बना रहा हूं द दिल्ली फाइल्स, जो अभी आएगी अगस्त सितंबर अक्टूबर के बीच में कभी, जो कि बंगाल में ही बेस्ड है। यहां कितने बच्चे जानते हैं, अच्छा ये बताओ जितने बच्चे बैठे हैं, नाक ना कटवाना, एक सवाल पूछूं, भारत का जो पार्टीशन हुआ था जानते हैं ना, हुआ था 1947 में, पता है कि नहीं पता है? सबको पता है? तो आप बताओ ये कहां हुआ था, पंजाब में कि बंगाल में? मेन इसका युद्ध कहां हुआ था, पता है किसी को? पंजाब वाले हाथ उठाओ, बंगाल वाले हाथ उठाओ। चलो, तो कुछ को तो पता है, पर आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा, तो इसलिए जिससे भी हमने बहुत बड़ा रिसर्च किया था, सबको यह लगता है कि भारत में जो विभाजन हुआ और जो पार्टीशन की लड़ाई थी, जो मुस्लिम लीग के साथ हम लड़ रहे थे, वो सारी की सारी पंजाब में हुई है। लेकिन ये बिल्कुल सत्य नहीं है, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भारत में विभाजन की लड़ाई चालू हुई थी सन 1905 में, जब बंगाल का धर्म के कारण दो विभाजन करके ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल बना दिया गया था। यह शायद अंग्रेजों की चाल थी, लेकिन वो चाल इसलिए थी क्योंकि उसके बीज मुस्लिम लोग लीग बो चुकी थी 1905 में। और तब श्री औरोबिंदो और बिपिन चंद्र पाल वगैरह ने वंदे मातरम एक न्यूज़पेपर चालू किया वंदे मातरम नाम से, और उसने जो भारत में एक जागरूकता और जो एक अग्नि जलाई एक देशभक्ति की, उसके कारण मजबूर होके उसके कुछ साल बाद फिर से अंग्रेजों को जोड़ना पड़ा, और वहां से शुरू हुआ नेशनलिज्म का मूवमेंट सारा का सारा। वहां से चालू हुआ वंदे मातरम, जनगण मन गली गली में। और मुस्लिम लीग के लिए सबसे बड़ी बात थी ईस्ट बंगाल के साथ साथ कलकत्ता को अपने यहां लेना, और कलकत्ता पाकिस्तान में शामिल हो जाए, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि किसी तरह से वहां पे अपनी जनसंख्या बढ़ाई जाए, और एक इलीगल लेवल पे वहां पे भर भर के मुस्लिमों को भेजा गया। लेकिन तब भी जब वो नहीं मनवा पाए, तब उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया और उसको डायरेक्ट एक्शन डे बोला गया। मोहम्मद अली जिन्ना और सुहरावर्दी ने खुद खड़े होके, रमजान अभी भी चल रहा है, रमजान के 8वें दिन पे, जो कि बैटल ऑफ बद्र के नाम से जाना जाता है, बैटल ऑफ बद्र वो दिन है जब मोहम्मद साहब ने 313 लोगों के साथ बुत परस्त लोगों को हराया था, इसलिए वो इस्लाम में एक बहुत अच्छा दिन माना जाता है। 16 अगस्त 8वां दिन था रमजान को, सुहरावर्दी ने मैदान में खड़े होकर 1 लाख लोगों के सामने कहा, मैंने 2 दिन के लिए पुलिस को बोल दिया है, और ये सत्य है, ये सब रिकॉर्डेड है। कोई ऐसा भी नहीं बोल सकता कि हिंदुस्तान में रिकॉर्डेड है, ये सब ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में, इंडियन रिकॉर्ड्स में हजारों किताबें इसके ऊपर लिखी गई, यानी कोई इसमें विवाद है नहीं, लेकिन किसी को पता नहीं है। 28 पुलिस स्टेशन थे कलकत्ता में, जिनमें से सारे के सारे हिंदू इंस्पेक्टर्स को निकाल के वहां पे मुस्लिम इंस्पेक्टर्स लगाए गए। 2 जगह पे सिर्फ मुस्लिम इंस्पेक्टर्स नहीं थे, क्योंकि वहां पे एंग्लो इंडियन लोग ऑलरेडी थे, और ऐसा माना जाता था एंग्लो इंडियंस कुछ भी नहीं बोलेंगे। और 2 दिन के लिए सुहरावर्दी ने पब्लिक स्पीच में बोला लोगों से, 1 लाख लोगों के सामने, कि मैंने 2 दिन पुलिस को बोल दिया, वो कुछ नहीं करेगी। मुस्लिम लीग, जैसे स्टूडेंट अपने यहाँ होती हैं, NSUI हो गई, ABVP हो गई, स्टूडेंट्स की जो बॉडी होती है, उसका नाम था मुस्लिम लीग गार्ड्स। उन लोग, पुलिस के ट्रक उनको भर भर के वहां पे लाए कलकत्ता, और ऑर्डर दिया गया मुस्लिम लीग के द्वारा कि 2 रात में इतने हिंदुओं को मारो कि उनकी जनसंख्या ही कम हो जाए और विवशता में कलकत्ता पाकिस्तान को दिया जाए। और 2 दिन में जितना कत्ल वहां पे हुआ है, आप कल्पना नहीं कर सकते। विश्व में 5000 साल के मानवता के इतिहास में इतनी बर्बरता कहीं नहीं हुई।
पर हमने क्या किया? हमने उसके बारे में लिखा नहीं, हमने उसके बारे में बोला नहीं, क्योंकि किसी को बुरा लगता है। और अब जब मैं उस पर फिल्म बना रहा हूं पहली बार, तो जब मैं शुरू ही कर रहा था सबने कहा अरे पागल हो गए, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, कश्मीर फाइल्स के बाद तो सिर्फ मारने निकले थे, अब तो तुम्हें पकड़ के फांसी पर लटका देंगे। लेकिन एक सवाल मैंने ये पूछा कि आखिर धर्म क्या है? क्या धर्म सिर्फ इतना ही है कि किसी को आपकी कला से, आपकी फिल्म से कुछ बुरा ना लगे? हर समय डर के, बच के, एक सहिष्णुता का नाटक करते हुए, झूठ बोल के, ताकि अगली आने वाली जो जनरेशन से उनको पता ही नहीं चले डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था। कश्मीर, लोग कहते हैं इसका सबूत क्या है? इसका सबूत यह है कि वो लाखों कश्मीरी जो वहां पिछले हजारों साल से रहते थे, जो उनकी जन्मभूमि है, जो उनकी भूमि है, आज उनमें से एक भी वहां नहीं रहता है, उनके घर जले हुए पड़े हुए हैं। इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए? यही अपने आप में सबूत है। कहते हैं फिर लेकिन उनके वहां तो पुलिस स्टेशन में इतनी ही एफआईआर लिखी है, जब आपका घर जल रहा हो आप एफआईआर लिखाने जाएंगे कि जूता मोजा पहन के भागेंगे? झूठ पे झूठ फैलाए गए। तब मुझे समझ में आया कि धर्म क्या है। धर्म वो है जो कृष्ण ने अर्जुन को करने के लिए बोला। कई बार आपको अपने ही कुछ लोगों का विनाश करना पड़ता है एक नए सूर्योदय के लिए, ताकि आगे आने वाली जनरेशन से जो बच्चे यहां बैठे हैं ये गर्व कर सके कि किस तरह हमने उस वक्त डायरेक्ट एक्शन डे के वक्त में ऐसी लड़ाई लड़ी थी, जो मैं बता के फिर अपना भाषण बंद करूंगा। जब डायरेक्ट एक्शन में 2 दिन में करीब 40,000 लोगों की लाशें पड़ी थी, इनकी सब फोटोज हैं और मेरी फिल्म में मैं आपको दोनों दिखाऊंगा। इस बार कुछ गलती नहीं करने वाला, आपको दोनों पक्ष दिखा दूंगा। गिद्ध, बाज, किस तरह छोटे छोटे बच्चों, एक मां थी, एक मां मर गई लेकिन उसका छोटा 2-3 महीने का बच्चा जिंदा रहा, जो उसका दूध पी रहा था, वैसा का वैसे। और किस तरह से एक चील या बाज आया और उस बच्चे को, जिंदा बच्चे को उठा के ले गया। इन सब की तस्वीरें हैं और ये मार्गरेट एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट थी, उनने खींची हैं। तब वहां पे एक कसाई था जिसका नाम था गोपाल मुखोपाध्याय। उसको गोपाल पाठा के नाम से जानते थे। पाठा बंगाली में बकरे को बोलते हैं, चूंकि वो बकरा काटते थे और उस बंगाल में ब्राह्मण लोग भी कसाई होते हैं। गोपाल पाठा उसका नाम था। तब गोपाल पाठा ने कहा हम ये आखिर हार क्यों रहे हैं? और तब ये समझ में आया कि हम सब लोग बटे हुए थे। यादव मोहल्ले में रहते थे, मारवाड़ी अपने मोहल्ले में रहते थे, ब्राह्मण अलग मोहल्ले में रहते थे, सब अपने अपने मोहल्लों में रहते थे और अपने अपने मोहल्लों में ही कट रहे थे। तो जब गोपाल पाठा को यह लगा कि नहीं भाई हमें जुड़ना चाहिए, तो लोगों ने कहा हम क्या करें? तो उन्होंने बोला जुड़ने का तरीका हर कोई सड़क पे उतरकर लड़ाई लड़े ये नहीं है। मारवाड़ियों के पास पैसा है, आप पैसा दीजिए। यादवों को लठ चलाना आता है, वो लठ चलाएं। वहां कई सारे लोग, यंग लोग थे हमारे हिंदू लोग, जो वर्ल्ड वॉर में गए थे। तो उन्होंने कहा तुम लोग वर्ल्ड वॉर में गए थे, जो वहां पे ब्लैक लोग रहते थे उनको एक पागलपन नाम की शराब आती थी, ठर्रा, वो देख के उनसे बंदूकें लेके आओ। इस तरह जो आदमी जिस चीज में माहिर था उसने वो काम किया। और यह नौबत आई कि जो गोपाल पाठा जो बुचर था, 4 दिन बाद अमृत बाजार पत्रिका में लिखा गया सुहरावर्दी और जिन्ना के लिए बुचर ऑफ बंगाल, और उनको हार मान के वो युद्ध रोकना पड़ा। लेकिन फिर उस युद्ध को वो नोआखली गए, वहां तो लाखों लोग मरे, वो भी मैं फिल्म में दिखा रहा हूं। लेकिन ये हमारे भारत की आजादी की सच्ची कहानियां हैं जो कोई बताता नहीं है आपको। तो इसीलिए मैंने ये तय किया कि हर किसी को ये लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। जो जिस चीज में माहिर है वो काम करे। राजनेता लोग राजनीति जानते हैं, राजनीति से लड़ें। हम फिल्म बनाने वाले फिल्मों से लड़ें, साहित्य लिखने वाले साहित्य से लड़ें। और जो आप सब यहाँ स्टूडेंट्स हैं, आपकी लड़ाई ये है कि जब कोई ऐसा काम करे तो
आप उसके साथ खड़े हों, उनकी फिल्में देखें जाके, उनकी किताबें खरीदें, उनकी बातों को सोचें, समझें, विचार करें, अपने यहाँ डिबेट करें और अगर हो सके तो इन बातों को आगे लेके जाएं। हमारी सभ्यता इसीलिए जिंदा रही है क्योंकि हमने कहीं से वैल्यूज सीखी, कहीं से संस्कार सीखे और उनको आगे लेके गए। हम टेक्स्ट बुक वाले लोग नहीं हैं, हम लोग श्रुति वाले लोग हैं। हम सुन के परंपराओं को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। और हम जैसे लोग जब फिल्मों में एक इतनी बड़ी क्रांति ला रहे हैं कि आपने देखो अभी छावा फिल्म के साथ क्या चल रहा है, सारा का सारा ब्लेम फिल्म मेकर्स पे डाल दिया जाएगा, जैसे मुझ पे कश्मीर फाइल्स का डाल दिया गया। जैसे कि कश्मीर फाइल्स के कारण 7 लाख हिंदुओं को कश्मीर से बेघर किया गया, जैसे छावा के कारण औरंगजेब ने संभाजी को मार डाला। इस तरह की बातों में ना फंसिए। धर्म और अध्यात्म भारत का केंद्र है, भारत की आत्मा है। इसको जिंदा रखें और इस तरह के फेस्टिवल्स इन चीज़ों को जिंदा रखते हैं। मैं आशा करता हूं ये बहुत ही सफल और बहुत ही यशस्वी फेस्टिवल बन के उभरेगा। धन्यवाद।